Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot. आज का ये वीडियो क्लास 12 सेमेस्टर 3 2026-27 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों को विस्तार से यानी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो दरअसल क्लास 12 सेमेस्टर 3 26-27 बैच के स्टूडेंट्स के लिए पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी और ये भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि कैसे आप इस चैनल के माध्यम से यानी GH स्टडी स्पॉट चैनल के ज़रिए से आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी को बिल्कुल एक्सेलरेट कर सकते हो। इन तमाम बातों को आपको डिटेल में बताया जाएगा। ना ही सिर्फ ये बल्कि किस तरीके से पिछले साल यानी 2025-26 के क्लास 12 के बैच के स्टूडेंट्स को GH स्टडी स्पॉट ने कई सारा हेल्प प्रोवाइड करा और बच्चों ने ढेर सारा प्यार भी दिया था, जैसे कि आप में से कई सारे लोग इसके बारे ऑलरेडी ही जानते हो। ये आप जो देख पा रहे हो ये आप लोगों के क्लास 12 सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का डिटेल्ड सजेशन है। आपको आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो, किस तरीके से आप अपने इस क्लास 12 सेमेस्टर 3 के प्रिपरेशन को कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ आप किस तरीके से इस चैनल के ज़रिए से कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे आज आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और कंप्लीट देखना और एक एक बातों को ध्यान से समझना। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग इन बेसिक बातों को समझने और जानने के साथ साथ हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन के नाम से हैं। यानी आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी और इसके साथ साथ हम लोग दरअसल ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको इस चैनल से फ़ायदा उठाना है, और फिर इसके साथ साथ हम लोग आज इस चैप्टर नंबर 2 का भी आगाज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। आइए सबसे पहले दरअसल हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आते हैं, और स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्लास 12 सेमेस्टर 3, और इस सेमेस्टर को हम लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्लास 11 को पास कर कर क्लास 12 में आया है। और क्लास 11 में जैसा कि आप तमाम लोगों ने इस बात को देखा कि स्कूल में ही क्वेश्चंस पेपर सेट किए जा रहे थे, स्कूल के असातिज़ा यानी टीचर्स ही क्वेश्चंस पेपर को चेक भी कर रहे थे और स्कूल के ही अंदर तमाम मैटर्स रह रहा था। लेकिन अब से यानी क्लास 12 सेमेस्टर 3 एंड 4 का जो मामला है ये बिल्कुल आपके आउट ऑफ स्कूल का कंटेक्स्ट है। यानी यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर भी स्कूल के जरिए नहीं बल्कि काउंसिल के जरिए बनाई जाएंगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर्स भी काउंसिल के टीचर्स ही चेक करेंगे और आपका होम सेंटर भी नहीं होगा, यानी आपको बाहर किसी सेंटर में जाकर एग्जाम देना होगा, जिस तरीके से आपने क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम को दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दरअसल इस क्लास 12 सेमेस्टर 3 के इंपॉर्टेंस को समझोगे, और ये बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट्स ना समझें कि दरअसल ये आपका MCQ या SAQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा तो आप लोग आसानी के साथ क्लिक कर लोगे। काउंसिल का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का आता है, यानी मॉडरेट रहता है, लेकिन ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो टफ लेवल का होता है। अगर आपने सही से समझकर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स नहीं क्रिएट करा और ना ही आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को अगर अपने अंदर रिटेन करा, तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अच्छे स्कोर्स को हासिल करना। और क्लास 12 का ये सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 ही तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप कैसे आगे ग्रो करोगे लाइफ में, और साथ ही साथ कैसे किस तरीके से आपको कॉलेज में एडमिशंस दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दरअसल इस क्लास 12 के इंपॉर्टेंस को यानी बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंस को समझोगे। ये आपके ज़िंदगी का बोर्ड एग्जाम का आखिरी मरहला है और इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़ोरों शोर के साथ तैयारी करोगे। और ये भी आपको बताया जाएगा कि GH स्टडी स्पॉट यानी गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर आपको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो आइए उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पहले हम लोग को यहाँ पर सिलेबस बताना है कि किस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का है। उसके साथ साथ हर सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के हर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्क्स पैटर्न में इसको बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें पहले यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है इसे बेसिकली 2 यूनिट में बांटा गया है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर जो आपका 1 है ये है यानी कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और दूसरा है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी हमारे पूरे सिलेबस को टोटल 2 पार्ट्स में बांटा गया है और हर पार्ट के अंदर 3 चैप्टर्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो।
पार्ट नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका 3 चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि 8 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे, और साथ साथ दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस 8 मार्क के आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि 7 मार्क्स के एग्जाम में टोटल पूछे जाएंगे। यानी टोटल देखा जाए तो आपका जो यूनिट नंबर 1 यानी ग्रुप नंबर 1 है, इससे 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जबकि यूनिट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इस यूनिट नंबर 2 में आपका 3 चैप्टर आता है, नेशन बिल्डिंग एंड चैलेंजेस, जो कि 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और साथ साथ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल देखा जाए तो 17 मार्क्स हो जाता है। यहाँ पर जब आप 23 और 17 को आपस में ऐड करते हो तो हमारा टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर निकल कर आता है, जो कि हम तमाम लोग अच्छे से जानते हैं। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 6 चैप्टर है, और हम लोगों को यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस समझ आ गया। अब हम लोग इस कंप्लीट सिलेबस और मार्क्स पैटर्न को डिटेल में समझने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आप तमाम लोग बच्चे लोग अच्छे से जानते होंगे कि इस चैनल में दरअसल पहला चैप्टर जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आपका 8 मार्क्स कैरी करता है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल और विस्तार में इसी चैनल पर पढ़ाकर पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिया है। लेकिन इसमें कुछ और अपडेट्स मैंने किया है अपने नोट्स और अपने पढ़ाने के कुछ सिस्टम में, तो वो आपको अपडेटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब तक जिन बच्चों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, या चैनल के आइकन पे क्लिक कर प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाकर आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 के इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस को देख सकते हो, जहां 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट चैप्टर्स को अच्छे से बहुत ही विस्तार और डिटेल में समझाया गया है। और आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इन वीडियोस का फायदा उठा सको। इससे पहले वाले मैंने 2 चैप्टर्स के वीडियो को ऑलरेडी बना दिया है, पहला इंटरनेशनल रिलेशन का और दूसरा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। आपको दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, या फिर आप चैनल के आइकन पे क्लिक कर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको बातें आसानी के साथ समझ आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हर एक कंसेप्ट को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर वीडियोस के फॉर्मेट में कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज़ को शेयर करो। क्योंकि दरअसल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि बच्चे बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह कर वीडियोस बनाना इम्पॉसिबल था। व्यूज़ और रिस्पांस बहुत ही कम आते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि वीकली बेसिस पर आप तमाम बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के एक एक वीडियोस को आसानी के साथ कंसेप्ट्स को ईजी फॉर्मेट में तोड़कर एक्सप्लेन करा जाएगा और वीक में एक वीडियोस को अपलोड किए जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस पर। अगर 1K इसमें व्यूज़ चले जाते हैं, बच्चों का लाइक एंड कमेंट काफ़ी सारा होता है, तो बहुत जल्द हम लोग वीकली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस को लेकर आएंगे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर नंबर 2 में आपका मैंने जैसा कि बताया कि टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दरअसल आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि न्यू पैटर्न में मैंने तैयार करा है 2026 स्टूडेंट के लिए। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को ये बात आसानी के साथ समझ आ गया है कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डेमो के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक बात आप तमाम बच्चों को ध्यान रहे अच्छे से समझ लेना है कि इस चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले बाकी सारी जगहों में टीचर्स डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जो कि ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं इसी पैटर्न से पढ़ाता हूँ, कि बच्चों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ग्राउंड्स तैयार करना होता है, जिसके जरिया से बच्चे आसानी के साथ इस चैप्टर को क्रिएट कर सके। जैसे कि आपके चैप्टर में यानी आपके सिलेबस में डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को यूएनओ का जो पैटर्न है उसे यहां पर पेश करा गया है, यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे पहले हमें
और भी कई सारे बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को जानने की ज़रूरत है जिनसे मुताल्लिक एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले आपको बताया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे भी पहले आपको बताया जाएगा लीग ऑफ नेशन के बारे, इससे भी पहले आपको बताया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे। यानी हम लोग यहाँ से 3 स्टेप पीछे लेकर के बहुत ही डिटेल में विस्तार से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि जब मैं यूएनओ के ऊपर आऊं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो शफाफ हो और आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें आसानी के साथ समझ आ गई हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ने के बाद हम लोग आज का पहला यानी दूसरा चैप्टर डिटेल में स्टार्ट करते हैं, यानी बैकग्राउंड को पहले समझते हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम ही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि सर सिचुएशन था क्या। देखो जैसा कि स्लाइड पे लिखा गया है, द रोड टू द यूएन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई द वर्ल्ड नीड द सेविंग्स। देखो यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया ही गया था पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए। आखिर ज़रूरत क्या पड़ी और क्या ऐसा हो गया पूरे वर्ल्ड में जो कि हमें वर्ल्ड को सेव करने की ज़रूरत पड़ी थी, हमें वर्ल्ड को बचाने की ज़रूरत पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, हम लोग पहले इस बात को विस्तार से जानेंगे। यानी हम लोग पहले अपने बैकग्राउंड को क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यानी कि स्क्रीन पे साफ तरीके से लिखा गया है, बिफोर द यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेड द वर्ल्ड हैड टू लर्न अ पेनफुल लेसन्स ऑफ ट्वाइस। जैसा कि एक बात हम तमाम बच्चे आसानी के साथ अच्छे से जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में दरअसल 2 बार हमें एक डिस्ट्रक्टिव वॉर्स देखने को मिला है। 2 मरतबा बिफोर द यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेड द वर्ल्ड हैड टू लर्न द पेनफुल लेसन ट्वाइस। 2 मरतबा हमारी पूरी दुनिया ने बहुत ही पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव वॉर के फॉर्मेट में 2 मरतबा सिचुएशंस को झेला है, जो कि पहला टाइम आपका 1914 के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं, 1914 से 1918 तक। और जो दूसरा आपका वॉर हुआ था जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं, जो कि आपका हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो ये 2 पेनफुल हमारे पास डिजास्टरिक वॉर सिचुएशंस क्रिएट हुए थे हमारे पूरे वर्ल्ड में। अब इससे क्या होता है, दरअसल हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि आखिर हमें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचने के लिए इन बातों को ट्रेस करना जरूरी है, जो कि आपके कंसेप्ट को खोलेगा। यानी पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ने दरअसल 2 मरतबा डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस को देखा था, जो कि आपको स्लाइड नंबर 1 में देखने को मिला था। अब हमें क्यों इस वर्ल्ड को सेव करने की जरूरत पड़ी थी, तो इसके पीछे मैंने आपको बताया कि हमारे वर्ल्ड ने 2 मरतबा ट्वाइस, अब तक ट्वाइस मतलब 2 मरतबा हमारे वर्ल्ड ने दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन को यहां पर फेस करा था। यानी 2 मरतबा हमारी दुनिया ने वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस को फेस करा था, जिसे हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। जब इस तरीके से पूरा सिनेरियो एंड सिचुएशन था, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे कुछ डिटेलेशन यहां पर पेश करी गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर इन द हिस्ट्री, अ कन्फ्लिक्ट दैट स्टेटेड ग्लोबल इनस्टेबिलिटी। यानी इस कन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया में एक तरीके से इनस्टेबिलिटी लेकर आया था। पूरी दुनिया में क्योस और भगदड़ का सिचुएशन मच चुका था। पूरे दुनिया के लोग इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुके थे और पूरे दुनिया का बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े सतह पर लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शंस भी हमें देखने को मिली थी। यानी ये एक पहली दफ़ा लोगों ने ऐसे सिचुएशंस को 1914 से 1918 तक फेस करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की जानी और माली नुकसानात हुई थी और साथ ही साथ पूरा दुनिया अनस्टेबल हो चुका था इस वॉर के बाद। आखिर क्या था, किस तरीके से वॉर हुआ था, इसके बारे देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। ये जो आपका वर्ल्ड वॉर था यानी वर्ल्ड वॉर 1, इसमें पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे। पहला था आपका अलाइड पावर, इसमें 3 बड़े कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। दूसरी तरफ आपका सेंट्रल पावर था जिसमें 2 बड़े कंट्रीज थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये 2 कंट्रीज यहाँ पर बेसिकली
आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस दो पावर यानी सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच एक कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन इस कन्फ्लिक्ट का नतीजा या कॉन्सिक्वेंसेस बोला जा सकता है पूरे दुनिया में हुआ था और पूरे दुनिया में ज़बरदस्त पैमाने पर जानी और माली नुकसानात देखने को मिली थी। अब देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, द फॉल आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था यानी 1939 से 1914 से लेकर के 1918 के बीच ये जो पहली आलमी जंग हुई थी, इस आलमी जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया में किस तरीके से डिस्ट्रक्शंस को बचाया गया था यहाँ पर फ्लो चार्ट्स के माध्यम से लिखा गया है। पहला, मिलियंस ऑफ पीपल्स वर किल्ड, बहुत सारे लोग जानी बहक हो गए थे, जान बहक हो चुके थे, यानी जिनको इस वर्ल्ड वॉर में अपनी जान को गंवानी पड़ी थी। नंबर 2, ह्यूज डिस्ट्रक्शंस ऑफ सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी, पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड का इंडस्ट्रीज, सिटीज, शहर और इकोनॉमिक सिस्टम मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुका था। नंबर 3, मेनी कंट्रीज बिकेम वीक एंड पुअर, बहुत सारे कंट्रीज इस वॉर के चंगल में फंसकर इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस से अपने इकोनॉमी को, अपने सिटीज़ को, अपने इंडस्ट्रीज़ को मुकम्मल तरीके से खो देती हैं और जिसकी वजह कर वो कंट्री मुकम्मल तौर पे वीक हो जाती हैं। नंबर 4, पीपल बिकेम डीपली टायर्ड ऑफ द वॉर एंड वायलेंस, लोग मुकम्मल तौर से परेशान हो चुके थे। इस कदर इस बड़े पैमाने पर लोगों ने पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर वायलेंस को देखा था। तो ये जो आप देख पा रहे हो यानी कि ये जो फॉल आपका हुआ था, यानी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इतनी बड़े पैमाने पर तबाही लाई थी, जिसमें हमें इस तरीके से तबाही का सिचुएशंस को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के माध्यम से दिखाया है। यानी ये बात आपको समझ आता है कि सर इससे पहले जो कि ह्यूमन हिस्ट्री बिल्कुल पीस एंड सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था, पूरे दुनिया में एक डेट आता है और वो डेट आपका 1914 होता है। इस डेट में दरअसल पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से हमें जानी और माली नुकसानात देखने को मिलते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल किल किए जाते हैं और साथ ही साथ पूरे कंट्री का इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, सिटीज़ मुकम्मल तौर से बर्बाद हो जाता है। पूरे कंट्रीज़ जो कि काफ़ी खुशहाल कंट्री हुआ करती थी, वो लोग कंट्रीज़ पूरी तरीके से पुअर और वीक बन जाती है और साथ ही साथ लोगों ने भी इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी भी वायलेंस एंड डेडली वेपन्स का इस्तेमाल नहीं देखा था। तो जाहिर है कि लोग मुकम्मल तौर से पैनिक हो गए थे कि आखिर अब क्या किया जाए कि हम लोग इस तरीके की सिचुएशंस को रोक सके, फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस को, आने वाले सिचुएशंस को रोक सके और किस तरीके से हमें इन तमाम पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलनी है। तो इसके लिए वी मस्ट स्टॉप द फ्यूचर वॉर्स एंड मेंटेन ऑफ पीस वर्ल्ड रियलाइजेशन। अब पूरे दुनिया के लोगों को एक बात का रियलाइजेशन तो हो जाता है कि आखिर कुछ तो ऐसा बड़ा सिचुएशन हुआ है जिसकी वजह कर दरअसल पूरे दुनिया में वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन हमें देखने को मिला है। आखिर इस वर्ल्ड वॉर ने पूरे दुनिया की इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, सिटीज़ एंड वर्ल्ड के पीस को मुकम्मल तौर से ख़त्म कर दिया है। आखिर ये तो हो गया है, इसके ऊपर तो रिसर्च होना ही था, लेकिन लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि आखिर दोबारा इस तरीके से कोई वॉर, फ्यूचर वॉर ना हो जो कि फिर से हमें इस तरीके से पेनफुल सिचुएशन देखने को मिले। तो इसके लिए तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और तमाम लोगों का यानी ग्लोबल तौर पे इस चीज़ का रियलाइजेशन करा गया था कि आखिर हमें इस चीज़ से कैसे बचा जाए। इस चीज़ से बचने के लिए अब लोगों ने काफ़ी गौर व फिक्र करना शुरू किया। अब इस गौर व फिक्र को हम लोग एक स्लाइड के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। लोगों ने इसके ऊपर आखिर बहुत डिटेल और विस्तार में इस चीज़ को जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड वॉर के फ्यूचर वॉर्स वगैरह को रोक सकते हैं, यानी वॉर को होने से फ्यूचर टाइम में रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों ने काफ़ी गौर व फिक्र किया और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक कंट्री के मॉडल को। सपोज करो कि ये आपका कंट्री इंडिया है और इस इंडिया में या किसी भी एक कंट्री के अंदर मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एक इमेजिनरी एग्जाम्पल से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको एक बात समझ आएंगी कि सर इस कंट्री, ये जो कंट्री है इंडिया, इस कंट्री के अंदर हम लोगों को बाकायदा तौर से पीस एंड सिक्योरिटी का सिस्टम दिखता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी, इस कंट्री बोलो या लगभग दुनिया में जितने कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं तमाम कंट्री के अंदर आपको पीस एंड सिक्योरिटी देखने को मिलता है। लेकिन सवाल है कि इस कंट्री के अंदर आखिर पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए क्या ही ऐसा चीज़ है जो इस कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार रखता
करता है। यानी पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इस बात को रियलाइज करा कि जिस तरीके से एक कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी बरकरार होता है और उस कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार करने के लिए एक टूल पाया जाता है और उस टूल का नाम होता है लॉ एंड ऑर्डर। यानी उस कंट्री के अंदर अपना एक टूल्स होता है लॉ का, ऑर्डर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि उस कंट्री के अंदर मुकम्मल तरीके से वॉर लाइक सिचुएशंस को हटा कर रखता है, लोगों को, आवाम को कंट्रोल में रखता है और पूरे कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी के सिचुएशन को बरकरार रखता है। तो इसी चीज को आइडियल मानकर, इसी चीज को एग्जाम्पल मानकर पूरे वर्ल्ड के लोगों ने भी इसी बात को रियलाइज करा, क्योंकि एक कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उस कंट्री का अपना लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड ऑर्डर है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है तो क्यों ना हम लोग अपने वर्ल्ड की सतह पर भी पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड को भी एक कंट्री की तरह लॉ, ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे, ताकि एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टम के साथ, एक तरीके के साथ हम लोग पावरफुल फोर्सेस के साथ या लॉ के साथ हम लोग वर्ल्ड को दरअसल दोबारा से इस पेनफुल सिचुएशन से बचा सके। यानी उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। जब पूरे दुनिया में इस कदर से डिस्ट्रक्शन और हम लोगों को पेनफुल सिचुएशंस देखने को मिल रहे थे, तब लोगों ने दरअसल एक कंट्री के सिस्टम को अपना एक एग्जाम्पल बनाया था और देखा था कि एक कंट्री में पीस एंड सिक्योरिटी मुकम्मल तौर से बरकरार है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उस कंट्री के अंदर हमें लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिल रही थी। अब उस कंट्री के अंदर लॉ था, अपना ऑर्डर था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके लोगों ने भी इस बात को फील करा कि अगर एक कंट्री की तरह ही पूरे वर्ल्ड के अंदर भी लॉ, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को लाया जाए तो एक कंट्री में जिस तरीके से वॉर को प्रिवेंट करना आसान होता है, वैसे ही हमारे वर्ल्ड की सतह पर भी वॉर को प्रिवेंट करना आसान हो जाएगा। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से लोगों ने वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे सोचा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। यानी लोगों को इस बात का तो एहसास हो चुका था कि अगर हमें वर्ल्ड को फ्यूचर वॉर से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हमें वर्ल्ड के लिए लॉ लाएं, ऑर्डर लाएं और उसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन लाए। लेकिन सवाल था कि आखिर वो लॉ, ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस को फॉर्मुलेट कौन करेंगे, बनाएंगे कौन। अगर कोई एक कंट्री बनाता है उस चीज़ को, मान लो सपोज करो इंडिया बनाता है, तो दूसरा कोई कंट्री होगा जो कि पाकिस्तान होगा इसके बगल में, या कोई और कंट्री है जो कि ऑब्जेक्शन कर सकता है कि इस कंट्री का बनाया हुआ मैं क्यों मानूं, या फिर एक कंट्री का बनाया हुआ दूसरा कोई भी कंट्री मानने से साफ तरीके से इनकार कर सकता है। तो इसलिए अब लोगों को इस बात का फील हुआ कि आखिर क्या ऐसा किया जाए, कौन आएगा सामने जो दरअसल पूरे वर्ल्ड के लिए पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लॉ, ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए। तो इसके लिए तमाम लोग बैठकर आपस में डिटेल में एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और बात मालूम चलता है कि हम लोग दरअसल आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक तंजीम बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े लोग, यानी वर्ल्ड के कंट्री से, हर एक कंट्री से, लगभग हर एक कंट्री से तमाम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो आपस में मिलकर एक साथ बैठकर डिस्कशन करने के बाद, सब लोग आपस में सहमति देने के बाद, आपस में राजी होने के बाद लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे। और इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जहां पर बैठकर वर्ल्ड के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया जा सके, वैसे ही जैसे एक कंट्री का अपना होता है। तो इसके लिए तमाम लोग आपस में एक साथ बैठते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद, जो कि डेट है आपका 1919। इसमें तय किया जाता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और उसका नाम रखा जाता है लीग ऑफ नेशन। यानी उस जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, जो कि पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मकसद होता है वर्ल्ड की सतह पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब इसके लिए आपका बनाया जाता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसे मैंने आपको बताया, लीग ऑफ नेशंस को बना दिया जाता है। अब ये जो लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है, इसके पीछे इसका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि हमें पूरे वर्ल्ड की सतह पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। अब आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख
पा रहे हो यहाँ पर जैसा कि लिखा भी गया है कि 1919 का वो टाइम पीरियड था। 1919 में इस बात को डिसाइड करा गया, क्या करा गया था सर कि 1919 द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ द होप, पहली मर्तबा ग्लिमर आता है और लोग फाउंड करते हैं लीग ऑफ नेशंस को, फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जो कि 1980 में खत्म हुआ था और उसके जस्ट एक साल के बाद ही 1919 में आपका ये बना दिया जाता है। और साथ ही साथ एस्टैब्लिश अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर क्लास 9 का हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है 1919 में, और इसी के तहत दरअसल इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे दर्दनाक सिचुएशंस दोबारा ना हो, इससे बचने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका काम होता है लॉ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर पूरे आलमी सतह पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ आ रही हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हर चैप्टर को तोड़कर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिटेल में फैक्चुअल डेटा को समझाते हुए आपको अगर हर चैप्टर को एक्सप्लेन करा जाए तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक कर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो, जिससे आप लोगों के लिए तेज़ी के साथ वीडियोज़ को लाने की कोशिश की जाएंगी। एटलीस्ट वीक में एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है वीडियोज़ के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है। अगर इस वीडियो में 1K व्यूज आ जाता है तो तेजी के साथ आप लोगों के लिए वीकली बेसिस पर वीडियोस को बनानी शुरू कर दी जाएंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए इसका एम क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया है द एम ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 में बनाया गया था। पहला टारगेट था इनका मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। जाहिर है कि इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके। नंबर 2 था प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर, दोबारा फ्यूचर में कोई इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव वॉर ना हो, इसको बचाने के लिए। और तीसरा है अगर किसी भी नेशंस के बीच जो डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, पर्सनली डिस्प्यूट्स निकल कर आते हैं, उन्हें पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर देना ताकि वॉर का सिचुएशन क्रिएट ना हो। यही दरअसल इसका खास और अहम मकसद था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है वर्ल्ड सिक्योरिटी पीस के लिए, नेशंस के बीच के डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ इनका एक और मकसद होता है कि दोबारा इस तरीके से फ्यूचर वॉर के सिचुएशन को रोकना। और इसी के लिए 1919 में बहुत ही तेज़ी के साथ जस्ट एक साल के अंदर ही, यानी 1980 में वॉर ख़त्म हुआ था और 1919 में ही बहुत ही हरी और रश करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें इस तरीके से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो दरअसल पूरे इंटरनेशनल लेवल के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए, वैसे ही जैसे एक कंट्री का सिस्टम चलता है इसके लिए। लेकिन होता क्या है, हो जाता है इसका फेलियर, जैसे कि आप देख पा रहे हो व्हाई द सिस्टम्स कोलैप्स्ड। ये जो बनाया गया था लीग ऑफ नेशन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ये अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो सकता है और ये सिस्टम मुकम्मल तरीके से कोलैप्स कर जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? तो इसके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे। लीग ऑफ नेशन का कई सारा ड्रॉबैक था, जिनमें पहला आपका लिखा गया है नो स्ट्रॉन्ग आर्मी। जाहिर है कि किसी भी चीज को अगर आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है तो आपको कोवर्जन का, फोर्स का, बल का सहारा लेना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो कि आप कहोगे और पूरी दुनिया इस बात को मान लेंगी। और ऐसे ही सिचुएशन में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास आर्मी की कमी थी, यानी फिजिकल फोर्सेस की कमी थी जो कि रूल को इंप्लीमेंट करवा सके। नंबर 2 था क्या मैसिव अगेंस्ट, यानी जो बिग कंट्रीज उस दौर में थी जैसे कि यूएसए और बड़े बड़े कंट्रीज उस दौर में जो एग्जिस्ट करते थे, उसने दरअसल इसको सपोर्ट नहीं करा था, यानी उसने दरअसल इसे ज्वाइन नहीं करा था, जिसकी वजह कर इसके नाकामी का दूसरा रीजन। नंबर 3, पिलर नंबर 3 वीक डिसीजंस, यानी इन लोगों का जो डिसीजन था वो डिसीजन बहुत ही कमजोर था। इनके आपस ही में यानी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं और आपस में ही इन लोगों का सहमति, यूनिटी नहीं था, जिसकी वजह कर जाहिर सी बात है कि पूरे वर्ल्ड के पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और अगर इसमें ही इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स, मिस्टेक्स होंगे और इस तरीके से इसमें खामियां पाई जाएंगी तो जाहिर है कि ये अपने मकसद पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही कि लीग ऑफ नेशन जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद में ये फेल हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हो। द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू स्टॉप द वॉर एंड प्रॉमिस ऑफ पीस वॉज
ब्रोकन। जिस प्रॉमिस को उसने करा था कि वॉर के सिचुएशन को फ्यूचर में रोका जाएगा, पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन ये अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है और इस तरीके से ये नाकाम हो जाता है। और नाकाम होने के पीछे के अहम वजह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि आप तमाम लोग जानते हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ही हम ये बात कह पा रहे हैं कि लीग ऑफ नेशन अपने मकसद पे नाकाम हो गया था। क्यों? क्योंकि इसको बनाया ही गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक वैसा ही जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस देखने को मिले थे, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा एक डिस्ट्रक्टिव वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिससे द पीस सिस्टम्स इज कम्प्लीटली फेल्ड, पीस सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो जाता है। द रिजल्टिंग कन्फ्लिक्ट वॉज मच मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा शिद्दतफुल, उससे कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में देखने को मिलती हैं। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये बेसिकली दो कंट्रीज, दो ग्रुप्स के बीच हो रहा था। एक तरफ थे अलाइड पावर और उसमें एक तरफ सेंट्रल पावर थे, जबकि यहाँ पर अब एक्सिस पावर आ गए थे। इसके अंदर यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर था, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एक और कंट्री है जिसको शामिल नहीं करा गया है, फ्रांस भी इसमें शामिल है, जो कि आपका यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड फ्रांस भी यहाँ पर एक शामिल है। और दूसरा यहाँ पर इटली, जर्मनी, जापान, यानी तीन कंट्री एक्सिस पावर में है और चार कंट्री आपका आता है अलाइड पावर के अंदर। इन दो ग्रुप्स के बीच आपस में कोलैप्स होता है, इन दो ग्रुप्स के बीच, और इसी कोलैप्स को हम लोग 1939 से लेकर 1945 के ड्यूरेशन में दरअसल देखने को मिलती हैं, और इसे ही दरअसल हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द यूएन थिंकेबल टूल्स, यानी आखिर क्या हुआ था कि हमें लीग ऑफ नेशंस की नाकामी को देखते हुए दोबारा से एक दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्लान करना पड़ा था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके भी बुरे असरात, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके भी डिस्ट्रक्टिव क्या क्या काउजेज यहाँ पे आपको क्या क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहला देखो यहाँ लिखा हुआ है मैसिव डिस्ट्रक्शन स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। दूसरा टेरिफाइंग फर्स्ट यूज ऑफ द एटॉमिक बम, पहली दफा वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में तो फिर भी आपका ट्रेडिशनल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसमें आपका पहली दफा जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ था, जो कि इस बात को बताता है, जाहिर है कि इसमें डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ करोड्स ऑफ पीपल्स डाइड, मर चुके थे, और साथ साथ ग्लोबल फेयर एंड डीप इनस्टेबिलिटी इन्फेक्टेड एवरी नेशंस, पूरे दुनिया को इसने प्रभावित करा था, इफेक्ट करा था, और इसका शिद्दत दरअसल पहली आलमी जंग के मुकाबलतन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। जैसा कि आप यहाँ पर एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से इसका जो स्केल था डिस्ट्रक्शन का वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले कितना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, द वर्ल्ड वॉज पैरालाइज्ड बाय द फियर एंड इनस्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटी वॉज ऑन द ब्रिक ऑफ द टोटल कोलैप्स, यानी मुकम्मल तौर से इंसानियत ख़त्म हो चुके थे या ख़त्म होने वाली थी, या पूरी दुनिया इस तरीके से डिस्ट्रक्शंस का शिकार हुआ था कि पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर से डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में पूरी दुनिया कोलैप्स के सिचुएशन में, यानी दायरे पर आ चुका था, कि ऐसा लग रहा था कि अब ये पूरी दुनिया ख़त्म होने को है। इस कदर डेडली वेपन्स का इसमें इस्तेमाल करा गया था। ऐसे सिचुएशन, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर अब हम लोग क्या ऐसा करें कि दोबारा से इस वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस को प्रिवेंट करा जा सके। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस को देखते हुए लोगों ने देखा कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाई गई थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लेकिन आखिर लीग ऑफ नेशन अपने मकसद में नाकाम क्यों हो गया, क्यों ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, इसके पीछे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करा गया। तो पता चला कि इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। पहले तो इसके पास स्ट्रांग आर्मी नहीं थी, इसके पास स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे बिग कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं करा था, और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारी कमियां और खामियां थी। इनके तमाम कमी और खामी को ध्यान में रखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके तमाम
जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी इसकी कमियां थी, इसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए प्लान करा जाता है, जिसमें इन तमाम कमियों को ठीक करने की बात करी गई थी। और काफ़ी अरसे के बाद, चूंकि देखो बहुत जल्द बन गया था ये 1919 में ही बन गया था, वर्ल्ड वॉर के ठीक एक साल के अंदर ही। यानी जाहिर सी बात है, आप अगर किसी चीज़ को बहुत जल्दी बना लेते हो तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हुए 1940 में आपका 41 से ही मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर हम लोग इसे कैसे रोकें और किस तरीके से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो। अब इस 1941 से लेकर के 1945 तक कॉन्फ्रेंसेस चलता रहता है, लगभग 4-5 साल तक। और इस 4-5 साल के अंदर आने वाले जितने भी डिसीजन होते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने, सोचने, समझने के बाद इसके कमी और खामियों को सही करते हुए आखिरकार 1945 में आपका बनाया जाता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग UNO के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली 1945 में बनकर प्रिपेयर्ड हो जाता है। और इसी के बारे यहाँ पर आपको दिया गया है कि नाउ वी नीड अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टॉप द वॉर्स, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस तरीके से आपका यूनाइटेड नेशन का बर्थ हो जाता है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम बातें आसानी के साथ समझ आ गई जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर का ये जो बैकग्राउंड टॉपिक था, इस बैकग्राउंड टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में दरअसल चैप्टर के अंदर एंट्री लेंगे। ये जो आपका वीडियो था, इस वीडियो में मैंने चैप्टर की चीज़ों को समझाने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशन बातों को जानने और समझने की ज़रूरत होती है, उसे मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करा। मैंने बताया कि आखिर ये जो यूएनओ को बनाने की बात कही गई थी, आखिर ये यूएनओ था क्या और इससे पहले क्या हुआ था। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि यूएनओ का प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, तो आप अब शॉक नहीं होंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया। हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि यूएनओ का प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताएं, तो उनका नाम लीग ऑफ नेशन है। प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले आने वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बातें बताई। मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, फिर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन को देखते हुए लोगों ने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्री का एग्जांपल देते हुए मैंने आपको समझाया कि लोगों को फील हुआ कि हमें लाना होगा लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस को लाने के लिए लोगों ने आपस में बैठा और कॉन्फ्रेंसेस करा, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है एक बात तय हुआ कि हमें लीग ऑफ नेशन बनाना है, जिसके पीछे का मकसद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, 1939 में जिस मकसद से लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है वो उस मकसद पे फेल्ड हो जाता है, और दूसरी आलमी जंग का स्टार्टिंग होता है 1939 से 1945 के बीच। दो सुपर पावर के बीच यहाँ पर ये वॉर, दो ग्रुप्स के बीच ये वॉर होता है। एक तरफ अलाइड पावर होते हैं तो दूसरी तरफ हम लोगों को एक्सिस पावर देखने को मिलता है। और इस तरीके से फिर अब लोग और भी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। आखिर हम लोगों ने लीग ऑफ नेशन को बनाया तो था, लेकिन लीग ऑफ नेशन तो अपने मकसद में नाकाम हो गया है। आखिर क्या किया जाए, अब कैसे आने वाले दूसरे आलमी जंग के बाद फ्यूचर वॉर को रोका जाए। तो इसकी कमियों और खामियों के ऊपर लोगों ने डिटेल में रिसर्च करा, और फिर रिसर्च करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल 1941 से लेकर 1945 के बीच तक ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है, डिस्कशन जो है वो चलता रहा। और आखिरकार 5 साल के बाद ये तय होता है बहुत ही डीपली रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद कि हमें एक दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। और इसे बनाने के लिए तकरीबन 7 से 8 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, जिसको अब हम लोग अपने डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये था आपका ये चैप्टर का पूरे तरीके से बैकग्राउंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दरअसल इंशाल्लाह आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के हर एक कंसेप्ट को बहुत ही ईजी, सहल और आसान भाषा में प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप लोग दरअसल इसके बाद और भी वीडियोस चाहते हो कि इसी तरीके से आपको कंसेप्ट को आसानी के साथ एक्सप्लेन करा जाए, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर 1 के व्यूज़ आता है तो बहुत ही तेज़ी के साथ वीकली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करा जाएगा। या अगर आप हर कंसेप्ट को इसी तरीके से आसानी के साथ डिजिटल नोट्स के फॉर्मेट में समझना और सीखना चाहते हो, हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर्स के बिल्कुल आसान और सहल ईजी कॉम्पैटिबल नोट्स के साथ साथ तमाम कंसेप्ट्स को आसानी के साथ, तो आप दरअसल ज्वाइन कर सकते हो गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर को, जहां वेस्ट बंगाल टॉपर्स के जरिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करे जाते हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स के डिजिटल नोट्स और स्मार्ट क्लासेस के फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे जाते हैं। क्लासेस बिल्कुल डेमो के तौर पर फ्री है, आप आएँ, क्लास करें। अगर क्लास से मुतमईन
एडमिन होते हैं तो ही आप ज्वाइन करें, अगर अदरवाइज आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो। तो तमाम चीज़ें आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ भी प्रोवाइड करी जाएंगी, गुना ज़्यादा बेहतर, और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। यहाँ भी बच्चों ने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, जहाँ इस रिलेटेड तमाम तरह के नोट्स, फ्री नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, तमाम तरह के क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और काउंसिल के जरिए आने वाले अर्लीस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आप इस व्हाट्सअप चैनल के ज्वाइन कर सकते हो। आप इस दिए गए स्क्रीन पे नंबर पर व्हाट्सअप पे मैसेज कर चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, जहां आपको एज अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे बच्चों ने दरअसल कमेंट करा था और दरअसल जानने की कोशिश की थी कि सर आपने एक पोस्ट करा था सरप्राइज़ के बारे के, सरप्राइज़ रिवील होने वाला है, वो रिवील बहुत जल्द हो जाएगा, उसके ऊपर वर्क जारी है। और आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आता है तो आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दिखाएं, लोगों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे बहुत ही तेज़ी के साथ फ्यूचर में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ आप लोगों के लिए प्लान करा जा रहा है। लेकिन वो तमाम चीज़ों का डिपेंडेंसी है कि आपके पॉजिटिव रिस्पांस के ऊपर, लोगों के व्यूज़ के ऊपर, और जैसे ही 1K के आसपास व्यू जाता है तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील कर दी जाएगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।